नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एजुकेशन नोट्स में। तो आज हम कुछ हिंदी के प्रश्न हैं जिनको हल करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1 है कि अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है। ठीक है, अवधि जो है वो किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन 1 है का पश्चिमी हिंदी है, या पूर्वी हिंदी है, या बिहारी हिंदी है, या फिर राजस्थानी हिंदी है। तो इसका आंसर होगा पूर्वी हिंदी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, पूर्वी हिंदी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 343। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। देखिए, इसमें सतसई है, या फिर रामलला नेचू है, या पृथ्वीराज रासो है, या आला उदल है। तो इसका आंसर है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसका आंसर क्या है, पृथ्वीराज रासो है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखिए, इस तरह के जो नहीं वाले प्रश्न होते हैं इन पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि नहीं वाले प्रश्नों में हम लोग भूल जाते हैं, नहीं देखते हैं और आंसर लगा देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, भारत भारती होगा, या फिर यामा होगा, या उर्वशी होगा, या चिदम्बरा होगा। देखिए, यामा पर भी मिला है ज्ञानपीठ, ये नहीं होगा। उर्वशी पर भी मिला है, चिदम्बरा पर भी मिला है। भारत भारती जो है इस पर नहीं मिला है। ठीक है, इसका आंसर होगा भारत भारती। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है, मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उर्वशी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 7। प्रश्न नंबर 7 है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। व्याकरण कहते हैं, या फिर बोली कहते हैं, या भाषा कहते हैं, या लिपि कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसका आंसर होगा, इसको लिपि कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। अब देखिए, दा का उच्चारण स्थान क्या होता है, इस तरह से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि उच्चारण स्थान का आधार वही होता है उच्चारण स्थान, वही होता है उच्चारण स्थान का आधार। इसलिए इसमें क्या होगा, दा ध्वनि किस में आती है, दंत में आती है, ओष्ठ में नहीं आती है, तालव्य में नहीं आती है, कंठ में नहीं आती है। इसका आंसर होगा दंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की श ध्वनि है। अब ये बताइए, देखिए, श ध्वनि मतलब श का उच्चारण स्थान क्या है, क्या ये मूर्धन्य है, नहीं है। दंत है, नहीं है। ओष्ठ है, नहीं है। इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। अब बताइए, क्या क्रिया में हुआ है, नहीं हुआ है। रिपु में नहीं हुआ है। वर्षा में नहीं हुआ है। वृष्टि में हुआ है। ठीक है, री की मात्रा का उपयोग किसमें हुआ है, वृष्टि में हुआ है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11, स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं। अब स्वर ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, दीर्घ भी होता है, ठीक है, दीर्घ भी होता है, ह्रस्व भी होता है, प्लुत भी होता है। अतः इसका आंसर उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। घर्षण से उच्चारित व्यंजन है। अब देखिए, घर्षण से उच्चारित व्यंजन कौन से हैं, स्पर्श नहीं है, अंतस्थ नहीं है, उक्त सभी तो नहीं ही होंगे। उस व्यंजन को ही घर्षण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, भाषा की मूल इकाई क्या है। अब ये इसमें देखिए, भाषा की मूल इकाई, भाषा की मूल इकाई क्या होती है, अक्षर नहीं, संकेत नहीं हो सकता, वर्णमाला नहीं है, और इसमें ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई क्या है, ध्वनि होती है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है,
भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? वर्ड होती है। ठीक है। अच्छा, पीछे क्या पूछा था प्रश्न में? भाषा की मूल इकाई पूछी थी, तो मूल इकाई क्या होती है भाषा की? ध्वनि होती है। ठीक है, भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ड होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 15 की तरफ। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया है। जा और आ ये पुल्लिंग है, चा और ता ये भी पुल्लिंग है, आ और पा ये भी पुल्लिंग है। यूपी पुलिस में आया हुआ ये प्रश्न है। तो इसमें पुल्लिंग कौन सा नहीं है? ई जो है ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 में क्या पूछा गया है? वर्णों के कितने भेद होते हैं? अब देखिए, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? अब इसका मतलब है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि चा का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, क्या ओष्ठ है? नहीं। कंठ है? नहीं। दंत है? नहीं। चा का क्या है? चा, छा, जा, झा, ये कौन सा है? तालव्य में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 में क्या है? निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? अब देखिए, वर्तनी शुद्ध का बहुत विशेष ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, इसमें से जरा भी आपने देखने में गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए। और ये खूब आता है अस्पष्टता, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा का ऑप्शन है, ये नहीं लिखा जाएगा। इस तरह से भी नहीं लिखा जाता है और इस तरह से भी नहीं लिखा जाता है। अस्पष्टता शुद्ध रूप से ये लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। थोड़ा सा मिस हो गया है इसमें, ये मैं बताती हूँ। ये रीत्य अनुसार लिखा हुआ है, क्या है? रीत्य अनुसार। ठीक है, शब्द का संधि विच्छेद। अब देखिए, इसमें क्या है? ई, इसमें जो या आया है, ये या का निर्माण कैसे होता है? ई प्लस आ, ई प्लस आ जो मिल जाता है तो या बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रीति प्लस अनुसार। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? अब देखिए, व्यर्थ अभी रीति अनुसार जो बताया था, ई प्लस आ मिला करके क्या बनता है? या का निर्माण होता है। इसी तरह से व्यर्थ जो दिया हुआ है, इसमें भी ई प्लस आ मतलब यड़ संधि आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है? राजपुत्र में कौन सा समास है? अब देखिए, राजपुत्र में राजा का पुत्र, क्या तत्पुरुष समास है? यस, इसमें तत्पुरुष समास है। द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा। इसमें राजा का पुत्र, जब राजपुत्र का समास विग्रह करेंगे तो इसका आएगा राजा का पुत्र, अतः इसमें तत्पुरुष समास होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21 में क्या है। प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है कि बारहसिंगा में कौन सा समास है? अब देखिए भाई, बारहसिंगा में कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय नो, अव्ययीभाव नो, तत्पुरुष नो, इसमें क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? लवकुश में कौन सा समास है? अब बताइए, लवकुश में, लव जब इसका विग्रह करेंगे तो समझ में आएगा, लव और कुश, तो मतलब द्वंद्व समास हो गया है, तो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, कर्मधारय का उदाहरण बताइए। अब देखिए, कर्मधारय का उदाहरण बताइए। गगनचुंबी, गगन को आप विग्रह करेंगे, जैसे ही आप विग्रह करेंगे आपको अर्थ समझ में आ जाएगा, और जैसे ही अर्थ समझ में आएगा वैसे ही पता कर लेंगे हम लोग कौन सा समास है। देखिए, गगनचुंबी, गगनचुंबी का मतलब क्या हुआ? गगन को चूमने वाला। ठीक है, पाठशाला, पाठ की शाला। अब का, की, के, ये जो सब होते हैं कारक जो होते हैं वो किस में आते हैं? वो तत्पुरुष में आते हैं। अथवा ये नहीं होगा, पाठशाला भी नहीं होगा। नीलकंठ, ये तो बहुव्रीहि हो गया, नीला है कंठ जिसका,
ठीक है। अब क्या आएगा, कर्मधारय की परिभाषा क्या होती है कि विशेषता बताता है वो, ठीक है। अब इसमें क्या है, पत्र की विशेषता बताई जा रही है, पत्र की विशेषता बताई जा रही है कि वह श्वेत है, ठीक है। तो इसमें क्या है, श्वेत पत्र में कर्मधारय है, अतः कर्मधारय का उदाहरण क्या है, श्वेत पत्र है, ठीक है। और जो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो जा कर के देख लें, उसमें सारे मैंने बताए हुए हैं, समास भी बताए हैं और संधियाँ भी बहुत अच्छे से समझाई हैं, वर्णमाला बहुत अच्छे से बताई है, उच्चारण स्थान जो भी है मैंने बहुत अच्छे से व्याकरण को बताया है। आप वहाँ जा कर के ज़रूर देख लें। और कैसे लगे ये प्रश्न आपको, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हों, यूज़फुल लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।